स्वागत है बच्चों। आज आपका फिर से मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हमने इससे पहले बात की थी भारत पर बाह्य आक्रमणों की, विशेषतः मुगल आक्रमण जिन्होंने भारत में अपनी जड़ें जमा ली। लंबे समय तक भारतीय राजाओं को इनका प्रतिकार करने के बाद इनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बहुत से राजा थे। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे भारत पर औपनिवेशिक आक्रमण या उपनिवेशवाद से प्रभावित आक्रमणों की। सबसे पहले जानेंगे कि उपनिवेशवाद है क्या। ये शब्द आया है ना अपने एक, उपनिवेशवाद, उपनिवेश। देखिए बच्चों, जो पश्चिमी राष्ट्र था विशेषतः, या वैसे राष्ट्र कोई भी हो सकता है, अगर एक राष्ट्र एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना ले, साधारण भाषा में कहें तो उसे कहते हैं उपनिवेश बना लेना अपना। इस सिद्धांत को कहते हैं उपनिवेशवादिता। ठीक है बच्चों, वैसे इसका मुख्यतः कारण है दूसरे देश का शोषण करना, उसका आर्थिक शोषण करना, उसके संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है ना। अब देखिए, मान लो भारत और इंग्लैंड अलग अलग देश हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब इंग्लैंड को अगर भारत के खनिज, चाहे लोहा चाहे कोयला जो भी है, भारत में जिनकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड में नहीं है, तो उनको अपने काम के लिए यहाँ के खनिजों की जरूरत होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ तो वो भारत से सौदेबाजी करें, खरीद लें। लेकिन अगर क्या हो कि अगर यहाँ की धरती ही इंग्लैंड की बन जाए, वहां की गुलाम बन जाए, तो क्या होगा, बिल्कुल फ्री में निकालेंगे सब कुछ। और यही किया अंग्रेजों ने। ना सिर्फ अंग्रेजों ने बल्कि पश्चिम के सभी देशों ने। तो शुरुआत से बात करेंगे इनकी। पश्चिम के सर जो देश थे, तो वहां पर ठंड थी, ठीक है ना, ठंड थी और औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है ना, पश्चिम में। ये बात है 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी। यहां पर आई औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या है बच्चों, यहां पर फैक्ट्रियां या उद्योग लगने शुरू हो गए। देखिए बच्चों, इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कहीं पर उद्योग नहीं थे। भारत की भी बात करें तो छोटे छोटे मोटे थे, जूट के कुछ काम हो रहा था, या कुछ घरों पर ना कपड़े कपड़े बुनने का काम, छोटा मोटा काम चल रहा था, व्यापार था। लोग अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह बेचा करते थे, या अधिकतम क्या था कि कुछ लोहे की चीजें, औजार आदि बनाकर लोग बेचा करते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो उद्योग नहीं थे। यूरोप के देश पहले, यहाँ पर भारत के जितने संसाधन नहीं थे, जितने संसाधन भारत में थे, भारत जितनी कृषि, यहाँ जितना स्वर्ण भंडार, लोह भंडार, इतना यूरोप के पास नहीं था। क्योंकि पहली बात तो यूरोप के छोटे छोटे देश, ठीक है ना, क्षेत्रफल कम है तो रिसोर्सेज वैसे ही कम होंगे। और दूसरी बात, वहां की भौगोलिक दशा ऐसी थी, ठंड थी, वहां पर लोग ज्यादा काम नहीं कर पा रहे थे, प्राथमिक क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने उद्योगों को शुरू किया और औद्योगिक क्रांति आई। अब उद्योगों में जो सामान बना है, फैक्ट्रियों में जो सामान बना है, उसको बेचने के लिए कुछ जगह तो चाहिए ना। ये तो है नहीं कि अपने ही बाजार में बेच देंगे, खुद ही बेच देंगे, खुद ही लेंगे, तो कमाई बढ़ेगी कैसे जब तक कमाई बाहर से नहीं आएगी, है ना। कि अगर देखो, ये शहर है कोई, मान लो जयपुर शहर है, यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं और इनमें से 900 लोग करते हैं व्यापार, ठीक है ना। अब ये सामान, ये तो है नहीं कि बाकी जो 100 बचे इनको बेचेंगे, या जो 900 है आपस में करते रहेंगे। ये बाहर के कुछ शहर होंगे, कोई जिनकी आबादी कोई किसी के 100 होगी, किसी की 500 होगी, किसी कैसे होगी ना, उनसे व्यापार करेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। यही बात थी यूरोपीय देशों की, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, सभी देश। अब इनके यहाँ उद्योग लग गए, लेकिन इनके उद्योगों के माल को खपाने के लिए कुछ बाजारों की जरूरत थी, जो कि उपनिवेशवाद से आए, जैसे कि ज्यादातर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के थे, ठीक है ना। अफ्रीका भी था, लेकिन अफ्रीका गरीब जगह थी, वहां पर इतना बाजार नहीं था। अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाकर लेकर जाया जाता था, क्योंकि देखिए, अगर इंग्लैंड का कोई श्रमिक, कोई लेबर करने वाला बंदा 500 रुपए रोज में काम कर रहा है, ठीक है,
तो अफ्रीका वाला क्या होएगा, यहाँ तो 100 रुपए में करेगा, यहाँ बिल्कुल मुफ्त करेगा, सिर्फ उसको खाना पानी दे दो आप। अब देखो एक फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, 500 वाले, उसकी रोज की खपत कितनी होगी, 50,000 रुपए। थोड़ा बहुत और बिजली पानी का मिलाकर खर्चा मान लो तो कितना हो जाएगा वो रोज का, 60,000 रुपए, ठीक है। और मान लो वो रोज का प्रोडक्शन कर रहा है, कच्चा माल मान लो आया है 20,000 का, ठीक है ना, मतलब कुल 80,000 रुपये उनका खर्च हो गया, और रोज का वो प्रोडक्शन कर रहा है लगभग 1 लाख का, ठीक है। तो उसकी कमाई कितनी होगी, ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, आना जाना होगा, कुछ और भी खर्चा आ जाएगा, 10,000 और खर्चा आ गया, यानी कि उसकी रोज की कमाई होगी 10,000 रुपए। लेकिन अगर ये गुलाम करें या कम आय कम तनख्वाह लेने वाले लोग करें, 100 रुपए वाले करें, तो ये 50,000 बच गए, तो कमाई अब कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए। यानी कि अफ्रीका से गुलामों को लाया जाने लगा और उनके साथ बहुत ही बुरा अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। फिर से वहीं पर लौटेंगे, भारत या इसके जैसे कुछ देश जो उपनिवेशवाद की चपेट में आए थे। तो बच्चों औद्योगिक क्रांति आने के बाद एक तो उन्होंने खोज की बाजार की, दूसरा कच्चा माल। कच्चा माल जैसे खनिज हो गए, ये कुछ फसलें हो गई, ये कच्चा माल के रूप में थे। बच्चों कच्चा माल यूरोप में बहुत कम था, खनिज कम थे, और अगर खेती की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, तो कृषि उत्पादन भी कम था। अब कपड़े बनाने हैं, कपड़े किसके बनेंगे, यहाँ सिल्क के बनेंगे, यहाँ सूती वस्त्र कैसे भी कहते हैं, कॉटन या कपास अपने कहते हैं, इससे बनेंगे। अब ये वहां पर तो हो नहीं रहा, अभी कहाँ होगा, ये होगा भारत में, ठीक है ना। भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक कृषि हेतु उपयुक्त जमीन है, तो जाहिर सी बात है भारत की इतनी संपदाएं, इतना आकर्षण हमेशा से ही हर देश को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला रहा है भारत, तो जाहिर सी बात है यूरोप के लोगों को भी इसने आकर्षित किया। अगर एक अपने मोटा मोटी आंकड़े की बात करें तो जीडीपी सुना होगा आपने, सकल घरेलू उत्पाद, कह सकते हैं कि एक साल की कुल कमाई या कुल उत्पादन जो भी कह दें। अगर विश्व के पास 100 रुपए थे तो उस समय भारत के पास से थे 23 रुपए, कुछ 24 भी कहते हैं, 25 भी, 26 भी, यानी कि अपनी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 23% थी, जो कि आज 2% के आसपास सिमट गई है, ठीक है ना। देखिए कि दुनिया का 1/4 पैसा सिर्फ भारत के पास था, कितना समृद्ध, कितना गौरवान्वित होगा ये, जाहिर सी बात है। अब बच्चों सिर्फ ये भी नहीं था कि सिर्फ जो औपनिवेशिक आक्रमण हो रहे हैं वो व्यापार कहने के व्यापार के लिए हो रहे हैं, ईसाई मिशनरी का फैलाव या उसका प्रसार, कि ईसाई लोग जो मुख्यतः यूरोप के थे वो अपने धर्म का प्रसार करना चाहते थे, अपने विचारधारा का प्रसार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत में मिशन भेजे। अगर भारत पर उनकी सत्ता होगी तो यहाँ पर उनके मिशनों को फैलाना आसान होगा। यहाँ पर अगर वो व्यापारिक केंद्र खोल लेंगे तो उन व्यापारिक केंद्रों के बहाने से ईसाई मिशनरी भारत या कुछ और देशों में जाएगी और वहां पर अपने धर्म का या उससे जुड़ी हुई विचारधारा का फैलाव प्रसार करेंगे। बिल्कुल यही बात हुई, अफ्रीका में भी गए। अफ्रीका जो था बच्चों, खास तौर से जो दक्षिणी अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका कहते हैं अपनी टीम है इसकी क्रिकेट की, दक्षिणी अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व था वो था फ्रांस और इंग्लैंड का। ठीक है बच्चों, अब यही क्यों बच्चों, देखिए इसका एक बड़ा कारण था। क्या कारण था बच्चों, कि जैसे जैसे भारत में 17वीं शताब्दी में उपनिवेशिक आक्रमण शुरू हुए, पूंजीवादता जो था वो बढ़ने लगा था। पूंजीवादता क्या होता है, कैपिटलिज्म, यानी कि देखो बच्चों पहले तो क्या था, सभी गरीब बंदे, उनके ऊपर मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग के, या ऊपर थे जागीरदार भारत में, फिर राजा महाराजा इस तरह थे, ठीक है ना। अब पूंजीवाद क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अंबानी, अडानी, इनके पास इतनी संपत्ति है जितने हजारों लाखों लोगों के पास हो सकती है, लेकिन इसका फायदा क्या है, देखिए जब देश आर्थिक नुकसान में जाएगा कभी तो ये उनकी सहायता कर सकेंगे, या एक इनके पास बड़ा स्टॉक है जिसके कारण पूरा देश चल रहा है, इसे कहते हैं
पूंजीवादिता। कुछ लोग पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, कुछ लोग खिलाफत करते हैं। अब खैर राजनीति का प्रश्न है ये। समर्थन का कारण ये है कि पूंजीवाद से कभी देश को नुकसान हो, अगर देश कभी बुरे दौर में चल रहा है तो पूंजीवाद से उसको संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर अपने पास में एक बड़ा स्टॉक हो पैसों का तो अपने पास हिम्मत रहती है, हाँ भाई संभाल लेंगे। इसकी खिलाफत करने वाले ये कहते हैं कि ये सिर्फ अमीरों को अमीर बना रहा है, इससे अमीर और गरीब की खाई चौड़ी हो रही है, यानी कि गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पूंजीवाद में अमीरों को ही ऊपर उठाने में बल दिया जा रहा है। उनके पास इतना पैसा होगा जो वो गिन ही नहीं सकेंगे, उनके काम का ही नहीं है, इतना पैसा पड़ा है बस, ठीक है ना। तो ये पूंजीवाद की विरोध के कारण है। हालांकि अपने राजनीति में नहीं जाएंगे, यहाँ पर राजनीति विज्ञान का प्रश्न है ये। तो पूंजीवाद हावी हो रहा था, पूंजीवाद के कारण भी, क्योंकि अमीर बनना था इन देशों को, इनके कारण भी अब नई नई जगहें देख रहे थे कि भारत जैसे देश में आए और अपने साम्राज्य का विस्तार करें। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे कि 17वीं सदी तक भारत की जीडीपी 23% थी लगभग, बहुत अमीर था। और इसके बारे में जो कुछ अंग्रेज या कुछ यूरोपीय लोगों ने माना है, जिसमें टेवनियर, एडम स्मिथ और वर्नियर नाम प्रमुख है। अब बच्चों अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आकर पता क्या किया, यहाँ जो जितने भी देश आए थे मुख्यतः अंग्रेज ही थे, उन्होंने आकर भारतीयों को कहना शुरू कर दिया या इनके दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि आपकी संस्कृति, आपकी जो साहित्य है या आपका जो पिछोकड़ है, आपका पीछे का जो इतिहास है वो बहुत ही बुरा है, ठीक है ना। आप बिल्कुल असभ्य हो, आपको दुनियादारी का नहीं पता, आपको किसी बात का नहीं पता, ठीक है ना। इस तरह से मतलब सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं था कि अपना आर्थिक शोषण किया यहाँ पर आके, ठीक है ना, क्योंकि वो शुरू में व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे उन्होंने कब्जा जमा लिया, अपने जो संसाधन थे उन पर कब्जा कर लिया, यानी कि ये तो आर्थिक कब्जा था। सिर्फ उन्होंने आर्थिक कब्जा नहीं किया, उन्होंने हमारे मनों को भी दुखी किया, हमारे समाज की, हमारे संस्कृति को उसका भी भक्षण किया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो संस्कृति है, आपका जो इतिहास है वो विकृत है, जो बड़ी चीज है वो तो हमारी है, ठीक है ना। हमें सभ्यता से रहना आता है, हमारा सभ्य समाज है, सभ्य ग्रंथ है, आपको तो यहाँ पर सब कुछ वैसे ये बकवास चीजें, कोई इसका मायना नहीं है। कुछ यूरोपीय लोगों ने भी इसी प्रकार की बातें स्वीकार की हैं कि यूरोप के लोग भारत में सभ्यता का प्रसार करने के लिए आए थे, यानी कि भारत के लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए थे। लेकिन क्या ये बात आपको ठीक लगती है? क्या भारत के लोग सभ्य नहीं थे? क्या इल्तुतमिश, बलबन और उससे पहले पृथ्वीराज चौहान, महाभारत, वेद, कितना ही कुछ है जो हमारे भारत के गौरवमयी इतिहास को बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसी महान विद्वानों द्वारा इतने बेहतरीन राज्य और समाज के ढांचे प्रस्तुत किए गए, क्या वो असभ्य समाज के प्रतीक थे? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सिर्फ अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, हमेशा ही उन्होंने इस तरह के प्रयास किए। लेकिन बच्चों क्या था कि उन्होंने आकर भारतीय लोगों को माइंड वॉश कर दिया, बिल्कुल दिमाग को धो दिया। हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा इतिहास क्या है। उन्होंने भर दिया कि आपका इतिहास कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं पता, आपका जो जीवन है वो बेहद नीचा है। इस तरह से उन्होंने हमें भरना शुरू कर दिया। बच्चों आज भी ना अपने ये बात भारतीय समाज में देखी जा रही है कि हम पश्चिम को या पाश्चात्य संस्कृति को, वेस्टर्न संस्कृति को अच्छा मानते हैं। हम धोती कुर्ता को पहनना देसी बुना मानते हैं, ये असभ्य मानते हैं। अगर हम पैरों में पंजाबी जुत्ती या भारतीय शैली का कुछ बना हुआ पहन ले तो हम उसे असभ्य मानेंगे, बल्कि अगर पश्चिमी परिधान, पश्चिमी कपड़े पहन ले तो वो सभ्य है। अगर हम किसी भारतीय भाषा का उपयोग किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में बैठकर कर लें, पंजाबी में बोल लें, राजस्थानी में बोल लें, तो बड़ा ही विचित्र लगता है कि ये कोई अनपढ़ बंदा। और अगर हम पश्चिम की भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी या फ्रेंच बोल लें तो कहेंगे बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है। क्या किसी भाषा के ज्ञान से कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा या सभ्य असभ्य की श्रेणी में आ सकता है? देखिए उनकी खुद की भाषा है, हर भाषा सीखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम अपनी भाषाओं को गलत कहें।
है ना। भारत की भाषाएं जो हैं वो अंग्रेजी भाषा की तुलना में अधिक विस्तृत हैं, अधिक बड़ी हैं, उनको सीखना दूसरी भाषाओं की तुलना में अधिक मुश्किल है। उदाहरण के लिए यदि यदि कोई अफ्रीका का आदमी अंग्रेजी सीखे और एक तरफ हिंदी सीखे तो हिंदी सीखना मुश्किल है। और अगर कोई भाषा सीखनी मुश्किल है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उससे बड़ी होगी, विस्तृत होगी। तो और है भी, आज भी नासा में संस्कृत भाषा के श्लोकों को कोडिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अमेरिका की इतनी बड़ी एजेंसी अगर उसका इस्तेमाल कर रही है तो कुछ तो होगा ना। हमारा योग पूरा विश्व अपना रहा है, भारत की आयुर्वेद की पद्धतियां पूरा विश्व अपना रहा है, भारत में इजाद हुआ कोज्या साइंजा यानी कि त्रिकोणमिति पूरा विश्व अपना रहा है। शून्य की खोज सबसे पहले भारत में हुई। सबसे पहले अगर दुनिया में कहीं पर सर्जरी हुई तो वो भारत था। सबसे पहले अगर ग्रहों की दिशाओं का ज्ञान बिना किसी टेलीस्कोप के किया गया तो वो भारत था। तो हम कैसे कह सकते हैं, ये अंग्रेज कैसे कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति उनसे तुच्छ है? बिल्कुल भी नहीं। हर संस्कृति का आदर करना चाहिए, अंग्रेजों की संस्कृति का भी करना चाहिए, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम उनसे नीचे हैं या हम असभ्य हैं। वो हमें सभ्य बनाने के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है बच्चों, अब अपनी बात करेंगे बच्चों भारत में औपनिवेशिक शक्तियों का प्रवेश और विस्तार। देखिए बच्चों, शुरू में जो यूरोप के लोग थे वो भारत में व्यापार करने आए थे। एक जगह आए, वहां पर अपना व्यापारिक केंद्र बना लेते, ठीक है ना। अब बच्चों व्यापारिक केंद्र बना लेते और उसके बाद वो उसके आसपास के कुछ लोगों को भड़काकर वहां पर कब्जा कर लेते। एक जगह कब्जा होगा अपनी जगह पर, है ना। इसके बाद वो थोड़ा सा और कब्जा कर लेंगे, फिर और कब्जा कर लेंगे, फिर इन दो लोगों को लड़ा देंगे आपस में, फिर इन दोनों जगह पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि उनके आर्थिक उद्देश्य, यानी कि सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए आए थे और वो धीरे धीरे राजनीतिक और कूटनीतिक उद्देश्यों में बदल गया। यानी कि डिप्लोमेटिक और साम्राज्यवादी जो उनके क्षेत्र का विस्तार करना, अपने आप को अपने साम्राज्य के विस्तार करने में बदल गया। यानी कि धीरे धीरे भारत इंग्लैंड या पश्चिमी देशों का उपनिवेश बनता जा रहा था। अब बात करेंगे शुरू से कि जो ये पूरी कहानी थी क्या। विश्व का मानचित्र देखेंगे बच्चों, इस तरह से अफ्रीका है, यहाँ भारत है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है, सारा कुछ। यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह सब कुछ है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। इधर अपने बात करेंगे तो ठीक है, उत्तरी दक्षिणी है अमेरिका। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है इंग्लैंड, ठीक है, ओके। यहाँ पर है फ्रांस, स्पेन वगैरह सभी देश, ठीक है, पुर्तगाल, ये सारा यूरोप है इधर। अब देखो बच्चों, ये है भारत। भारत से पहले मसालों, हीरे जवाहरातों, बहुत सी चीजों का व्यापार यूरोप में हुआ करता था। यानी कि यूरोप के लोग भारत के ग्रंथों से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ से की बोलचाल से परिचित थे। इनको पता था कि भारत क्या है, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो ये हिस्सा है, ये यूरोप से अगर भारत की तरफ आए तो इसके तीन रास्ते हैं। एक तो यहाँ पर बच्चों है एक कैस्पियन सागर, ठीक है, इससे होकर अपने आ जाए भारत में। दूसरा है यहाँ पर एक भूमध्य सागर, ठीक है ना, इससे होते हुए अपने भारत में आ जाए। और तीसरा है एक लाल सागर, यानी कि यहां से होते हुए इधर से करते हुए प्रवेश यहाँ आ जाए, ठीक है। तीन रास्ते हैं। अब देखो बच्चों, ये था इस्लामिक क्षेत्र, यहाँ पर इस्लामिक लोगों का कब्जा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक मुख्य देश था तुर्की, और तुर्की तो बाद में बना, यहाँ पर तुर्कों का कब्जा हो गया कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्क लोगों का कब्जा हो गया। अब बच्चों, ये लोग थे ना, ये यहाँ से एक तो अंग्रेजों से टैक्स ज्यादा ले रहे थे। अंग्रेज मतलब
अंग्रेज का कहने का तात्पर्य मेरा पूरे यूरोपीय लोगों से टैक्स ले रहे थे। दूसरा, ये पसंद नहीं कर रहे थे कि ये लोग भारत जाएं, ठीक है ना, तो इनको यहाँ भारत में आने में दिक्कत होने लगी। व्यापार करना था और ये इन लोगों की नई नई औद्योगिक क्रांति हुई थी, इनको अंदर उठ रहा था कि भाई हमने सामान बेचना है, नया सामान लेके आना है, तो इनको दिखाई दे रहा था भारत, लेकिन भारत का रास्ता बंद हो गया। अब बच्चों कुछ लोगों को कहा गया कि आप समुद्री रास्ते से यानी कि इस तरह से करते करते अपने कोई भारत का कोई नया रास्ता ढूंढिए। अब बच्चों उस टाइम में कोई MiG-21 तो थे नहीं है, Boeing 747 तो थे नहीं कि उड़ान भरी और पहुंच गए कहीं पर भी। समुद्री रास्ते से कई महीनों या कई बार कुछ सालों में रास्तों को ढूंढा जाता था, ठीक है ना। कुछ सैटेलाइट भी नहीं थे कि अपने सैटेलाइट से देख लिया कहां पर कौन सा रास्ता है, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों इसी क्रम में क्या हुआ कि स्पेन में कोलंबस नाम के एक व्यक्ति था, स्पेन में था एक कोलंबस। अब कोलंबस को एक काम लगाया गया, क्या काम लगाया गया कि आप भारत को ढूंढिए। अपने बड़े से जहाज में कई सारे लोगों को बिठाकर अन्न पानी रख के लंबे समय चौड़े का जुगाड़ रख के समय का जो खाना पीना रख कर वो चल दिया तो खोज करता करता देखो यहां से निकला, दिख रहा है ना आपको, यहां से निकला, ये चलता 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 भारत को ढूंढने निकला, यहां पहुंच गया। ये कौन सा देश था बच्चों? अमेरिका। यानी कि खोजने निकला था भारत को कोलंबस और पहुंच गया अमेरिका, इसलिए अमेरिका को कोलंबस का भारत कहते हैं। चलो उस समय अमेरिका आज का अमेरिका नहीं था, कुछ नहीं था वहां पर, ठीक है ना, कुछ जनजातियां रहती थी वहां पर, टाइम पास कर रही थी अपना। अब बच्चों उसके बाद क्या हुआ कि एक पुर्तगाल का व्यक्ति था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 तारीख थी 5वें महीने की, यानी कि जून की 17 तारीख, और साल था 1498, जिस समय वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। लेकिन ये सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं था। देखिए बच्चों, इधर से चल के आते थे ये लोग, ठीक है ना, यहाँ आए, अधिकतम ये रुकते केप टाउन में, यहाँ पर केप टाउन में दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद ये करते करते मोजाम्बिक आ जाते, ठीक है ना, इस तरह से करते करते ना ये धीरे धीरे करते करते ऐसे भारत पहुंचते, ठीक है। अब बच्चों ये पुर्तगाल से चलकर वास्को डी गामा मोजाम्बिक आ गया। अब आगे इसको रास्ता पूछ रहा था कि भारत जाना भी कहां से जाए। उस समय इनको कुछ भारतीय लोगों ने मार्गदर्शित किया और ये कोलंबस माफ कीजिए वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। साल 1498 का जून माफ कीजिए मई की 17 तारीख, और वास्को डी गामा भारत में कालीकट तट पर उतरा। पहला विदेशी जिसने भारत की खोज की। खोज करने का तात्पर्य देखिए भारत तो पहले भी था कि उन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज कर ली, किसने? वास्को डी गामा ने। 17 मई 1498, और उस समय कालीकट में आया, और कालीकट में इसका वहां के राजा ने भव्य स्वागत किया। राजा का नाम था जमोरिन। तो जमोरिन ने का अच्छा स्वागत किया, कालीकट तट पर आया था ये। यहां पर 3 महीने रहा, 3 महीने बढ़िया ऐश की, घुमा फिरा। 3 महीने बाद ही वापस चला गया। उसके बाद 1502 के साल में फिर से भारत में आया और यहां पर आकर कन्नौर, कालीकट और कोचीन में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कन्नौर, कालीकट और कोचीन। अब भारत में व्यापारिक केंद्रों की शुरुआत की जा चुकी है, यहाँ पर व्यापार होने लग गया थोड़ा बहुत। लेकिन सिर्फ पुर्तगाल के लोग भारत में नहीं आए, हर किसी को भारत अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसी क्रम में अगर अपने बात करें कि डी अल्मोड़ा, ये थे पुर्तगाल की तरफ से भारत के पहले वायरस राय। क्या नाम था इनका? डी अल्मोड़ा। प्रथम वायसराय। अब पूरा पुर्तगाल भारत में अपनी जड़ें जमा रहा है, लेकिन इसके इन्होंने एक
नीति अपनाई, इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीला जल नीति, ठीक है ना, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी लिखेंगे अपने। ओके बच्चों, इसको अपनाने के बाद बच्चों अल्फांसो आए, अल्फांसो डी अल्मोड़ा के बाद भारत के दूसरे वायसराय थे अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका पूरा नाम था। क्या बात, तो ये थे भारत के दूसरे वायसराय पुर्तगाल की तरफ से, ठीक है ना, पहले थे ये और ये थे सेकंड। ओके बच्चों, अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे कि 17वीं शताब्दी तक आते आते ना इनकी शक्तियों का ह्रास होने लगा, कमी होने लगी, यानी कि ये भारत में अपनी इतनी टेरिटरी को बढ़ा नहीं पाए, और लास्ट में करते करके तो इनकी जो शक्ति थी वो गोवा, दमन और दीव यहां तक सिमट गई। देखो बच्चों 1961 में ये भारत में सम्मिलित हुए हैं, तब आजाद हुए हैं, तब तक ये भारत में अंदर होते हुए भी पुर्तगालियों की कॉलोनी या उनका उपनिवेश बना रहा, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण बात है। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करेंगे कि डच, डच कैसे आए भारत में। डच जो थे वो हॉलैंड के वासी थे, पहले अपना पुर्तगाल हो गया ना, अब दूसरा है डच। और देखिए बच्चों 1602 में डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और उनको एकाधिकार दिया गया कि वो भारत में अपना व्यापार कर सके, ठीक है ना, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। सोलह सौ दो में, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों इनको बांटम, मलक्का, जावा, सुमात्रा, मलच्छीपट्टम और निजाम पट्टन, ठीक है ना, आप लिख लीजिए बांटम, जावा, सुमात्रा, बाद में मच्छीपट्टम, ठीक है, और इसके बाद बात क्या करना है, निजाम पट्टन में भी इसको इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की इस कंपनी ने, ठीक है। अब कंपनी का विषय क्या होगा, व्यापार करो और लाभ कमाओ। लाभ किसके लिए कमा रहे हैं, ये सरकार के लिए, कई बार सरकारी तौर पर और कई बार ये ठेके पर थी कंपनी, ठेके पर कहते हैं अपनी निजी कंपनी हो जाती थी कई बार, उस तरह से इनको बेचते थे। अब 1623 का साल था कि इनकी और अंग्रेजों की, अंग्रेज कौन थे, जो इंग्लैंड के निवासी थे, इनकी आपस में हुई लड़ाई, ठीक है ना, लड़ाई कहां पर हुई, इंडोनेशिया से, और इन्होंने अंग्रेजों को वहां से उठाकर बाहर भेज दिया 1623 में इंडोनेशिया। इन्होंने अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों की काफी बेइज्जती हुई, भारत की तरफ आना चाह रहे थे, और वो अच्छी तरह से अपने यहाँ पर सेंटर स्थापित करना चाह रहे थे, तो उन्होंने मद्रास में, नागपट्टनम, बंगाल में चिंसुरा नाम की जगह पर अपने केंद्रों को स्थापित किया, ठीक है ना, दोबारा से सुन लीजिए, मद्रास के नागपट्टनम और बंगाल के चिंसुरा। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे डेनमार्क की। डेनमार्क है यहाँ का अपना तीसरा, ठीक है ना, पुर्तगाल का चल डेनमार्क। अब बच्चों तंजौर में 1676 में आए ये, और श्रीरामपुरा में इन्होंने अपना कब्जा किया, ठीक है ना, तंजौर से लेकर श्रीरामपुरा 1676 में। और अगर बात करें तो 1845 में इन्होंने अपनी जो कॉलोनियां थी वो अंग्रेजों को बेचकर और भारत से निकल गई, ठीक है ना, इस तरह ये इनका इतिहास था। अब बात करेंगे बच्चों जिन्होंने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, यानी कि अंग्रेज। अंग्रेजों को भारत में किस तरह उनका प्रवेश हुआ और क्या उनका पूरा का पूरा इतिहास
रहा था। तो जानते हैं इसके बारे में। अंग्रेज। बच्चों देखिए कि बहुत बच्चों में ना एक जिज्ञासा रहती है कि सर ये जो इंग्लैंड है और ये जो ब्रिटेन है, कि हम ब्रिटिशर्स कह देते हैं और इंग्लैंड के लोगों को क्या कहेंगे, क्या एक ही बात है, अलग अलग बात है, कहीं पर इंग्लैंड लिखा है कहीं पर ब्रिटेन लिखा है। तो उसके बारे में जानते हैं अपने। देखिए बच्चों, इंग्लैंड कुछ इस तरह का देश है, नक्शा में देखो तो, ठीक है ना। ये ब्रिटेन है, माफ कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी है कुछ और यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर आयरलैंड, आयरलैंड का ऊपरी हिस्सा है जो उसको कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। अब देखिए बच्चों, ये देश है, ये देश है यहाँ पर इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पर कुछ इसके और भूभाग भी हैं, जैसे कि ये हो गया वेल्स, इसके अलावा ये है स्कॉटलैंड और ये है उत्तरी आयरलैंड। ठीक है बच्चों, अगर ये इस अकेले की बात करें तो है ये इंग्लैंड। यहाँ पर ही महारानी है जो इंग्लैंड की, एलिजाबेथ है, कभी कौन सी वो बैठती है। लेकिन इसका शासन इस पर भी है और इस पर भी है, यानी कि इस पूरे संयुक्त रूप से इसको कहेंगे अपने ब्रिटेन। ठीक है ना। अगर इसमें इनको भी शामिल कर लिया जाए तो इसको कहेंगे अपने यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है ना। तो ब्रिटेन के लोग थे ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड के लोग थे अंग्रेज, इंग्लिश। ठीक है ना। ये लोग भारत में आए थे, इन्होंने भारत में राज किया था। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे अपने। 1588 का साल, भारत में जाने के लिए लोग ललायित थे और इसमें जो स्पेन थे, अल्मोड़ा, उनकी बात करेंगे। उनके बाद क्या हुआ कि सितंबर 1599 का साल और लॉर्ड मेयर की स्वीकृति के बाद एक ऐसा आयोग या एक ऐसी कंपनी बनने की तय हुई जो भारत में जाकर व्यापार करेगी। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने स्वीकृति दे दी कि इस प्रकार की एक कंपनी बनाई जा सकती है जो कि भारत में जाकर अपने आर्थिक हितों को या इस तरह के उद्देश्यों को पूरा करेगी। तो एक कंपनी बनाएगी, इसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। दोबारा सुन लीजिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेड इनटू ईस्ट इंडिया। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया उसमें भारत के लिए कहा जाने लगा। तो ये कंपनी बन गई। ये कंपनी ना कोई अंग्रेजों की तरफ से इसको कोई बड़ा सहयोग नहीं मिला, साधारण सी कंपनी भारत में अपने आर्थिक उद्देश्य, न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी भारत में आ पहुंची। सबसे पहले एक हेक्टर नाम के समुद्री जहाज में सवार होकर कैप्टन हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति सूरत बंदरगाह में पहुंचा। बिल्कुल सूरत जो आज के गुजरात का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और बड़ा शहर भी है। सूरत में जहाज आया, वहां पर पहले से पुर्तगाल के लोग मौजूद थे। वेस्ट पुर्तगाल में अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की लड़ाई हुई। इसमें अंग्रेज भारी पड़े और पुर्तगाल वहीं पर सिमट कर रह गए। इसके बाद सूरत में कुछ कोठियां बनाई गई, यानी कि व्यापारिक केंद्र बनाए गए। इसके बाद इन्होंने सोच लिया था कि भारत एक अच्छी जगह है, यहाँ पर व्यापार अच्छा कर सकेंगे। तो 1615 इस समय ब्रिटेन के सम्राट थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने सर टॉम फ्लो इनको भेजा भारत में। ठीक है ना। 1615 इन्होंने भेजा जेम्स प्रथम ने टॉम फ्लो को। बच्चों कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े कि उनको ये नहीं पता लगा ये प्रथम द्वितीय क्या होता है, यहाँ पर आगे लगा हुआ है। तो देखिए, जो राजा किसी कालक्रम में, किसी पूरे इवेंट में, किसी पूरे सदी में या समय के किसी खंड में पहले जन्म ले या पहले आ जाए उसको कहेंगे प्रथम। उसके बाद आ जाए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसी तरह जो फ्रांस में लुई नाम के बहुत शासक हुए, 1, 2, 3, 4, 15, 16 इस तरह से हुए थे। तो उनको लुई 1, लुई 2, लुई 14
इस तरह से अपने लिखेंगे। इसी तरह जेम्स नाम का पहला शासक था इंग्लैंड में, तो जेम्स सर्वप्रथम। सर टॉम स्लो भारत में आए, लेकिन उस समय भारत में शासन था मुगलों का, तो जाहिर सी बात है मुगलों की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। पहुंच गए भी जहांगीर के दरबार में। पहली बार में तो जहांगीर मुकर गया, भी आपको कोई व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन फिर उसकी बेगम से थोड़ी सी बात की गई, तो बेगम मान गई भी ठीक है, अभी इनको व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। बेगम की बात कौन टाले? तो सर टॉम स्लो को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद इन्होंने अहमदाबाद, बुरहानपुर, इन जगहों पर अपने व्यापारिक केंद्र खोले। अजमेर, आगरा में भी इन्होंने अपनी कोठियां खोल ली। 1616 का साल कालीकट और 1633 में मच्छीपट्टम में और 1640 में मद्रास में इन्होंने अपनी कोठियां खोल ली और इनको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है ना, यानी कि 1616 में कालीकट और 1633 में मच्छीपट्टम और इसके अलावा 1640 में मद्रास। इनको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगर अंग्रेजी में लिखे तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके बच्चों, इस तरह से इनको नाम दिया गया। चार्ल्स द्वितीय, ये पुर्तगाल के इन्होंने राजकुमारी से शादी कर ली। चार्ल्स द्वितीय थे इंग्लैंड के उस समय के सम्राट, चार्ल्स द्वितीय। देखो बच्चों, कुछ 40-50 साल पहले तो लड़का रहते थे पुर्तगाल से, अब उनके साथ बहन बेटी का रिश्ता हो गया, थोड़े से रिश्तों में मधुरता आई, तो दहेज के रूप में कहते हैं, कैसे भी कह दे, 1661 के साल में बॉम्बे में पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र सौंप दिए, किनको? अंग्रेजों को। ठीक है ना, और इसकी लागत रखी गई केवल और केवल 10 पाउंड वार्षिक, यानी कि 10 पाउंड में अब पूरे साल भर के लिए इनको मिल गया बॉम्बे। खूब व्यापार इनका प्रफुल्लित होने लगा। 1651 में हुगली और 1696 में कलकत्ता में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर ली और इन जो व्यापारिक केंद्रों का नाम दिया गया फोर्ट विलियम। 1651 हुगली और 1696 कलकत्ता। फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। तो बच्चों इस तरह से पूरी कहानी चल रही थी। इसके बाद बच्चों एक रोचक किस्सा आएगा। फर्रुखशियर, उस समय के मुगल बादशाह, बीमार पड़ गए। अब बादशाह बीमार पड़े तो दूर दूर से चिकित्सक बुलाए गए, ठीक नहीं हो रहे थे, तो एक अंग्रेजी चिकित्सक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, इनको बुलाया गया। विलियम हैमिल्टन को बुलाया गया तो इनके उपचार से बादशाह सलामत ठीक हो गए, खुश हुए और 1717 में 3000 रुपए में बंगाल में एक दस्तक जारी किया गया। ये क्या था? बंगाल से होने वाले किसी भी प्रकार के आयात निर्यात या व्यापार पर किसी भी प्रकार का यात्रा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, ठीक है, मिल गया। इसके बाद दक्षिण भारत में अव्यवस्था थी। इस समय कर्नाटक में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड जीत गया और भारत का प्रभुत्व अब माफ कीजिए, इंग्लैंड का प्रभुत्व अब भारत में बढ़ने लगा था। अब बच्चों अगर बात की जाए कि इस फ्रांस था, ये कैसे भारत में आया, ठीक है ना, फ्रांस कैसे भारत में आया? तो बच्चों इंग्लैंड की तरह फ्रांस का मन भी किया कि भारत में आए और अपने राजनीतिक आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करे। तो इसके लिए फ्रांस के लुईस 14 नाम का एक शासक था। बड़ा इसका किस्सा आता है। लुईस, माफ कीजिए, लुई 14, ठीक है ना, हालांकि बाद में इसकी हत्या हो गई थी। लुई 14, इसने 1664 में एक कंपनी की स्थापना की, फ्रांसिस की ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी ने दिसंबर 1667 में अपना एक महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया, जिसका नाम था फ्रांसीसी केरम। ठीक है ना, ये भारत में आया और सूरत में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया।
1669 के साल में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया, कोठी को स्थापित किया। और इसके बाद दूसरा गवर्नर आया, वो था 1672 में लेफ्टिनेंट मार्टिन। ठीक है, 1672 में लेफ्टिनेंट मार्टिन, ये बना था यहाँ का डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। ठीक है, इसके बाद चंद्रनगर, खालकोर, कासिर, इन जगहों पर कब्जा किया गया और अंततः जो इनका अंत हुआ वो था 1742 का कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों के साथ। इस युद्ध में जो फ्रांस के लोग थे या फ्रांस की सेना थी वो हार गई थी। अब अंत में बात करेंगे बच्चों ये सेना क्यों हारी, बाकी अपने अगले लेक्चर में करेंगे। हारने के मुख्य कारण क्या थे? तो बच्चों इनके मुख्य कारण थे हारने के। सबसे पहली बात कि जो बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य था, वहां से इनको अन्न जल मिल रहा था, पूरी स्टॉक था, तो अंग्रेजों को लड़ने में सहायता थी। बल्कि ये बात फ्रांस के लोगों के साथ नहीं थी। दूसरी बात, जो फ्रांस की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सरकारी कंपनी थी, बल्कि भारत की जो भारत में अंग्रेजों की कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक निजी कंपनी थी। निजी कंपनी के हाथ खुले थे, वो कोई भी काम कर सकती है। बल्कि फ्रांस की जो सरकारी कंपनी थी उसको कोई भी निर्णय लेने से पहले आला कमान से पूछना पड़ता था फ्रांस में। ठीक है ना। अगली बात है कि जो फ्रांस के लोगों के पास जंगी जहाज का बेड़ा यानी कि जो उनकी किश्ती थी बड़ी सी, वो छोटी थी, लेकिन जो अंग्रेजों के पास जंगी जहाज का बेड़ा था वो बड़ा था। अंग्रेजों का आपस में समन्वय अच्छा था, बल्कि जो फ्रांस के लोग थे उनकी आपस में नहीं बनती थी। इसके कारण एक सबसे बड़ा कारण यह था कि युद्ध में फ्रांस के लोगों ने अपना व्यापार बंद कर दिया, बल्कि इंग्लैंड के लोगों ने यह व्यापार चालू रखा। इसका उनको बहुत लाभ हुआ। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि जब यह युद्ध चल रहा था उस समय भारत में जो फ्रांस के वायसराय थे उनको उनके सम्राट ने वापस बुला लिया। अब युद्ध चल रहा हो और कप्तान साहब को वापस बुला लिया जाए तो युद्ध का क्या हाल होगा। इसी कारण से फ्रांस की स्थिति भारत में खराब होगी। बच्चों ये लेक्चर यही तक था। अगले लेक्चर में हम अपने इसके बारे में और बात करेंगे, कुछ संधियों की बात करेंगे। तब तक के लिए हम लेंगे अलविदा। धन्यवाद।